हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 3, जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हमने पिछले वाली वीडियो में लिबरलाइजेशन वाला टॉपिक शुरू कर दिया था, जिसमें हमने दो टॉपिक किए थे, एक तो डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म मतलब जो टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स थे, जो लिबरलाइजेशन में इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया। द टैक्स रिफॉर्म आर कंसर्न विद द रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज इट्स फिस्कल पॉलिसी। तो टैक्स रिफॉर्म किससे रिलेटेड होते हैं? वो सारे रिफॉर्म्स जो किससे रिलेटेड होते हैं, चाहे तो गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है उससे रिलेटेड होते हैं, या फिर जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड होते हैं, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसीज कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो मेनली दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्सेस और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहले देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या चेंजेस आए। डायरेक्ट टैक्सेस कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है क्या? सीधा टैक्स लगाना किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन की इनकम पे, या फिर कोई भी बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर सीधा टैक्स लगाना, वो क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स। अगर हम डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा और इवेलुएट करेंगे, तो डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर भी लगता है वो उसी को पे करना होता है। जैसे आपके ऊपर इनकम टैक्स लगता है तो वो आप ही को पे करना होता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है वो उस टैक्स को शिफ्ट कर देता है एक दूसरे के ऊपर। जैसे कोई भी कंपनी है, वो चिप्स बनाती है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेंगे, बट वो क्या करेगा? वो टैक्स इनडायरेक्टली आपसे लेगा, क्योंकि जब वो उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगेंगे तो वो तो कंपनी ने भर दिया, बट उसके प्राइस में वो टैक्स भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि जो टैक्स उसने कंपनी ने भरा तो वो आपसे उसका रेवेन्यू अर्न कर सके। आगे देखते हैं डायरेक्ट टैक्स में। सिंस 1991 there has been a continuous reduction in tax on individual income, as it felt that higher tax of rate were in important reason for टैक्स इवर्जन। तो 1991 तक क्या हो रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, जो इंडिविजुअल की इनकम थी, जो पर्सन की इनकम थी, उससे क्या कर रही थी, वो जो टैक्सेस उनके ऊपर लगा रही थी उनकी इनके ऊपर, वो धीरे धीरे कम करती जा रही थी। क्योंकि गवर्नमेंट ने सोचा अगर ज्यादा टैक्स होगा तो क्या करेंगे, लोग टैक्स देने से बचेंगे, और इससे क्या होगा? टैक्स की चोरी होगी। It was now widely accepted that moderate rate of income tax encourages saving and voluntary disclosure of income. अब ये क्या कर दिया गया कि अगर हम जो टैक्स है अगर उसको मॉडरेट कर देंगे, मतलब ना ज्यादा टैक्स लगाएंगे ना कम लगाएंगे, बीच का रखेंगे, नॉर्मल टैक्स रखेंगे, तो उससे क्या होगा? जो इनकम है उससे सेविंग भी ज्यादा होगी, जो इनकम से जो सेविंग वाला पार्ट वो भी इंक्रीज होगा, साथ में वॉलंटरी डिस्क्लोजर मतलब जो एक पर्सन है खुले उससे अपनी जो इनकम है वो दूसरों को बता पाएगा, और वो बता पाएगा कि मैंने इसके ऊपर टैक्स भरा है। तो वो अच्छी तरह से अपनी इनकम स्टेटमेंट गवर्नमेंट को दिखाएगा, और टैक्स की वजह से ये दो फायदे हमें होंगे। द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स विच वॉज वेरी हाई अर्लियर हैज बीन ग्रेजुअली रिड्यूस। तो कॉर्पोरेट टैक्स था, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हाई टैक्स था, बट उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ तक तो था जो डायरेक्ट टैक्स के बारे में। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। effort has been also made to reform the indirect taxes. कुछ एफर्ट लिए गए इनडायरेक्ट टैक्स में भी कुछ मॉडरेट करने के लिए। टैक्सेस लेविड ऑन कमोडिटी इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन नेचर मार्केट फॉर गुड्स एंड सिक्योरिटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या किया जा रहा था कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगते थे, तो उन सभी को हटा के सिर्फ एक कॉमन टैक्स लगाने की सोच रही थी गवर्नमेंट, जो पूरे नेशन के जो गुड्स एंड सर्विसेज या कमोडिटी उन सभी पे कॉमन लगे। तो 1916 द इंडियन पार्लियामेंट पास द लॉ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2016। तो क्या हो गया, 2016 में जो इंडियन पार्लियामेंट है उसने सोचा कि हम सारे टैक्स को हटा के सिर्फ एक टैक्स लेके आते हैं, और वो कौन सा टैक्स था? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये क्या था, आया तो ये 2016 में था, एक्ट तो इसका 2016 में बना था, बट इंप्लीमेंट ये कब हुआ था? जुलाई 2017 से। और ये क्या करता था, जो भी फालतू के टैक्स था उन सभी को हटा के सिर्फ सिंपल कर देता था। सिंपल जो टैक्स सिस्टम उसको सिंपल कर दिया और एक यूनिफाइड टैक्स ला दिया इंडिया में। दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इससे उसने सोचा अगर जीएसटी हम लेके आएंगे तो इससे एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि जो पहले कंपनीज थी वो टैक्स देने से बचती थी, बट अब सब कुछ सिंपल हो गया था, इजी हो गया था, सब कुछ समझ में आ रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, तो अब लोग टैक्स देने लगे थे।
रिड्यूस टैक्स इवोजन एंड क्रिएट वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। और जो टैक्स इवेजन, टैक्स की जो चोरी है उसमें भी कमी आ गई थी, और एक क्या क्रिएट कर दिया गया, एक नेशन एक टैक्स और एक मार्केट क्रिएट कर दी गई। अनदर कंपोनेंट ऑफ रिफॉर्म इज दिस एरियाज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। एक और कंपोनेंट था, वो क्या, जो रिफॉर्म्स में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन, मतलब सब उसको सिंप्लीफाई कर सके, सब उसको इजीली समझ सके। इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस on the part of taxpayers, many producers have been simplified and the takes also substantially lowered. तो अगर बेटर कंप्लायंस लेना, अगर हमें बेटर जो टैक्स रिफॉर्म उसका फायदा लेना है, तो जो टैक्स पेयर्स है और जो मैनी प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने टैक्स को, उनके लिए हमें टैक्स को सिंप्लीफाई करना होगा, और जो रेट्स दिए होंगे वो भी कम करने होंगे। तो ये सारा था टैक्स के ऊपर। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म था, ये पहला रिफॉर्म था जो आउटसाइड द इंडिया मार्केट के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1991 एज एन इंटरमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। द रुपी वाज डिवैल्यूएट अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। तो हमें 1991 में पता कि हम 14 डेज की पेट्रोलियम की जो पेमेंट है वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को, बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इंडियन रुपी है उसको डिवैल्यूएट कर दिया गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसी। अब इसका क्या मतलब है, मान लो 1991 से पहले जो $1 है वो कितने रुपीज का होता था, मान लो 20 का। ठीक है, अब क्या कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या किया, जो रुपीज की वैल्यू है उसको डाउन कर दिया। तो अब क्या हो गया, जब $1 20 रुपीज का था पहले, तो वो $1 कितने का हो गया, मान लो 60 रुपीज का हो गया। तो इससे क्या हो गया, जो पहले तो हम एक 20 रुपए देकर $1 खरीद सकते थे, बट अब हमें उसी $1 के लिए 60 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इससे क्या हो गया, डिवैल्यूएशन हो गया। अब इसका करने का मेन रीजन क्या था, वो नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इससे क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारी कंट्री में आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारी जो करेंसी है उसका तो जो दाम है वो घट गया, फिर फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में कैसे आएगा। अब मान लो हमारे बाजार से आके कुछ भी खरीदता है, तो उसे पहले क्या करना पड़ता था, $1 देकर 20 रुपए का सामान ले सकता था, बट अब क्या हो गया था, उसको उतना ही $1 देना, बट अब वो 60 रुपीज का सामान ले सकता है। तो जहां से हमें सस्ता मिलेगा वो हम वहीं से खरीदेंगे। तो वो भी फॉरेनर्स के साथ होता है, जहां पे उनको सस्ता मिलेगा वो भी वहीं से खरीदेंगे। और जो इंडिया के एक्सपोर्ट अब यहाँ से धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ द रुपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। अब क्या कर दिया गया, जो रुपी का डिटर्मिनेशन है, डिवैल्यूएट करने के बाद उसको मार्केट फोर्सेस को सौंप दिया गया, और गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज। और अब क्या होने लग गया, जो इंडिया की जो करेंसी है उसका जो रेट है वो कैसे डिटरमाइन होने लग गया, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में इतना ही था। अब हमारा लिबरलाइजेशन का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजीम वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड। तो जो लिबरलाइजेशन हुआ था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में, तो वो क्यों लिया गया था, ताकि हम इंक्रीज कर सके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा कम थी। और क्या कर सके, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सके, बहुत दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट भी कर सके, और टेक्नोलॉजी भी ला सके। दिस एम was also to promote the efficiency of local industries. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म का एक और मोटिव क्या था, कि वो प्रमोट करना चाहती थी लोकल इंडस्ट्रीज में एफिशिएंसी, और अडॉप्ट करना चाहती थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो वो पहले बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकती थी। In order to protect domestic industry, India was following a regime of quantitative restriction on import. तो हमें पता है कि हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोटाज लगा रखे थे, मतलब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे इंपोर्ट से, मतलब कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने ये तय कर दिया था। दिस वाज एनकरेज थ्रू टाइट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट एंड बाय कीपिंग द टैरिफ वेरी हाई। तो कैसे एनकरेज किया गया, कि जो इंपोर्ट है उनके ऊपर टाइट कंट्रोल रखा गया, कि वो ज्यादा इंडिया में ना सके। और जो टैरिफ है, टैरिफ मतलब टैक्स ऑन इंपोर्ट करने के बाद जो टैक्स लगता था वो भी बहुत ज्यादा हो गया था, जिससे सामान महंगा हो गया था। दिस पॉलिसी रिड्यूस एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस व्हिच लीड टू अ स्लोअर ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब इसकी वजह से क्या हो गया, जो इंपॉर्टेंट मशीनरीज थी जो बाहर से ही आ सकती थी, इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आई थी कि हम उनको इंडिया में ही प्रोड्यूस करें, तो हमारे पास बिल्कुल लो लेवल की टेक्नोलॉजी थी, मशीनरीज थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो कम प्रोड्यूस करता था और वो पीछे ही रह गया था। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म एम्ड एट, अब यहाँ से मैं बताया कि ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स क्यों लाने पड़े, वो क्या क्या एम कर रहे थे, उनका मोटिव क्या था। फर्स्ट, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे, उनको हटाने के लिए लाया गया था ट्रेड पॉलिसीज। सेकंड, रिडक्शन इन टैरिफ रेट,
टैक्सेस ऑन इंपोर्ट जो टैरिफ रेट था वो भी कम कर दिया गया। रिमूवल ऑफ लाइसेंस, जो लाइसेंस चाहिए था किसी भी इंपोर्ट करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, उसको भी हटा दिया गया। इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैजार्डियस एंड एनवायरमेंट सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। जो इंपोर्ट लाइसेंसिंग था वो भी हटा दिया गया था। सिर्फ दो ही जगह से वो नहीं हटाया था। एक तो हैजार्डियस जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं वैसी इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर जो इन्वायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज होती है जो एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनके ऊपर अभी भी लाइसेंस चाहिए था। Quantitative restrictions on import of manufacturing consumer goods and agriculture produce were also fully removed from April 2001। तो जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे इंपोर्ट पे या फिर मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स से जो हम इंपोर्ट करते थे, या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, उन सभी के ऊपर से फुल्ली टैक्स हटा दिया गया। कब? अप्रैल 2001 को। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैज बीन रिमूव टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी, जब हम बाहर एक्सपोर्ट करते तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है थोड़ा बहुत, उसको भी रिमूव कर दिया गया ताकि जो कॉम्पिटिटिवनेस पोजीशन है इंडिया की गुड्स की वो इंक्रीज हो सके एज पर द इंटरनेशनल मार्केट, मतलब वो उसके साथ कम्पिटिट कर सके। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। लिबरलाइजेशन ये वाला टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे प्राइवेटाइजेशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है थोड़ा। होपफुली आज आपको वीडियोस अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डिटेल्स है लिबरलाइजेशन में, तो आप उन सभी को याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।